गुड इवनिंग एवरीवन। इकरा IAS के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर एसके नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द अदर चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24. In the last class I covered 3 chapters. Now we are going to discuss the 4th chapter. 4th chapter जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर से है, तो एक्सटर्नल सेक्टर पे हम लोग एक एक परफॉर्मेंस को देखें और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक पैरामीटर्स जो है, जितने भी पैरामीटर्स हैं रिगार्डिंग एक्सटर्नल सेक्टर, सो दे आर लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहला जो सर्वे रिपोर्ट करता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वो हमारा इम्प्रूव कर गया। पहले था 44वें रैंक पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये क्या होता है पहले मैं लिख लूँ, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये हमारी रैंकिंग थी पहले 44th और ये अब आ गया किस पे 38 पे। अब ये होता क्या है कि जैसे फॉरेन ट्रेड के लिए मे बी एक्सपोर्ट में भी इम्पोर्ट, तो वी नीड सपोर्ट ऑफ वेरियस सेक्टर और वेरियस थिंग, जैसे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंस। तो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था। अब जैसे आप सुनते होंगे कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन भारत उसमें बहुत पीछे रह गया। नतीजा एक्सपोर्ट के जो कॉस्ट है वो काफ़ी लागत ज़्यादा होता था और साथ साथ डिले भी होती थी। तो निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें जो है प्लान लेके आई है। अब जैसे कुछ मैं प्लान की बात कर रहा हूँ जो सर्वे में कहा गया है, जैसे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एक वो भी है। देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी सरकार की आई थी, उसके कारण भी। देन रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी एक कारण है। देन जो कस्टम क्लियरेंस है, अब वो सारा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कस्टम क्लियरेंस का जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक शिप आया, पानी का जहाज आया, तो एक पानी के जहाज पे ना जाने कितने ट्रक का सामान लोड होता है, तो पोर्ट पे उतारा गया और वहाँ से उसका क्लियरेंस, तो कस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो वो काफ़ी लेंदी थे। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ अब जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि फास्टली जो है वो सारे सामान क्या हो रहे हैं, दे आर आइदर टेकन अप बाय द इम्पोर्टर और मे बी शिफ्टेड टू द वेयर हाउसेज सो दैट वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड कैन बी मैनेज वेरी वेल। तो एक तो ये सारे हैं। उसके बाद जो है हम बात करें तो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है ये सारे इसका इम्पैक्ट है कि इन द फील्ड ऑफ फॉरेन ट्रेड वी आर डूइंग वेरी वेल। आउटकम भी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो ये इट्स अ गुड अचीवमेंट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 6 अंकों से हम ऊपर बढ़े हैं और 2018 में यानी 6 साल पहले हमारी रैंकिंग थी 44th और अब ये इम्प्रूव होके 38 हो गया है। वी आर होपिंग as the other measures also they are going to be taken by the government, so in the future it is going to further improve. तो एक तो ये है आपका। उसके बाद जो है, अगर आपने पढ़ा होगा कि लास्ट ईयर भारत का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट था इट वाज 2% ऑफ GDP। करेंट अकाउंट डेफिसिट CAD इट वाज 2% ऑफ GDP, 2% ऑफ GDP, जो कि इस बार घट के हो गया है 0.7%। यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी है बट इट इज नाउ वेरी लेस 0.7%। इसके पीछे 2 मेन कारण है। पहला कारण जो है मॉडर्नाइजेशन इन मर्केंडाइज, यानी जो हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा कम हुआ है। और सबसे मेन चीज़ है जो ड्राइविंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड सर्विस का एक्सपोर्ट। और सर्विस सेक्टर यहाँ भी जो ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है एज रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे, लेट मी नाउ एक्सप्लेन। जो हमारा करेंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर हमारा जो है प्रीवियस ईयर इट वाज 148 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर, और ये बहुत ज़्यादा था। लास्ट ईयर की बात है, ये 148 बिलियन डॉलर, इसमें IT सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इट वाज 84 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अब ये 148 बिलियन डॉलर इट्स सच अ बिग अमाउंट कि आप इससे समझ लो
कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इज सऊदी अरब। तो सऊदी का पूरे साल का जो एक्सपोर्ट था क्रूड ऑयल का, इट वाज 110 बिलियन अमेरिकन डॉलर। एंड फॉर द करंट ईयर, जो आपको खत्म हुआ कब, 31 ऑफ मार्च 2024, ये बढ़ के हो गया 341 बिलियन अमेरिकन डॉलर। मैसिव जंप फ्रॉम 148 बिलियन डॉलर टू 341 बिलियन डॉलर। तो दिस इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द करेंट अकाउंट डेफिसिट कमिंग डाउन। और जिस हिसाब से सर्विस सेक्टर भारत का इंक्रीज हो रहा है, आई होप कि ये आगे भी इंप्रूव करेगा। अब बात करें ग्लोबल ट्रेड, जो पूरे दुनिया में जो ट्रेड होता है एक्सपोर्ट का, उसमें इंडिया का शेयर कितना है। तो पूरे ग्लोबल ट्रेड में जो भारत का शेयर 2016 से 20 तक वो था 1.7%। यानी पूरे दुनिया में जो टोटल ट्रेड होता है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट कितना था, तो वो था आपका 7%, जो अब बढ़ के हो गया है 1.8%। यानी ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। और जब हम अपने पास्ट को देखते हैं, 1757 जब अंग्रेज आए थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर था, इट वाज 23%। यानी पूरे दुनिया का तकरीबन 1/4 ट्रेड जो है इंडिया ही करता था। तो उस रिस्पेक्ट में तो इट्स वेरी लो, बट इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव। तो उसके अलावे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सर्विसेज में भी देयर आर मेनी एरियाज। तो ज़रा हम लोग उसकी रैंकिंग देखें, यानी किस में कितना रैंकिंग है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, पूरे ग्लोबल शेयर जो है उसका 4.3% है। यानी वर्ल्ड ट्रेड का 4.3% किसका शेयर है, सर्विस सेक्टर का। इट्स अ मैसिव शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। यानी सिर्फ सर्विस की बात करें, शेयर ऑफ इंडिया इस 4.3%, और बहुत ही बेहतर है। उसके बाद जो है टेलीकम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर एंड देन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसमें हमारी रैंकिंग हो गई है सेकंड। टेलीकम्युनिकेशन में, देन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो देयर्स आवर रैंकिंग इज सेकंड। इट्स मार्वेलस। उसके बाद अगर देखें तो जो कहा जाता है कि कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज, उसमें हमारा जो रैंकिंग है वो बढ़ के हो गया 6th। ठीक है, तो एवरीवेयर वी कैन से थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इट इज गोइंग टू इम्प्रूव फर्दर। ये तो सर्विस की बात थी। अब हम बात करें जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन, जो WTO की बात करें, तो वो कहता है कि भारत का जो है GVC रिलेटेड ट्रेड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। GVC रिलेटेड ट्रेड क्या होता है, GVC रिलेटेड ट्रेड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अदर देन सर्विसेज। तो GVC रिलेटेड में आते हैं कौन कौन से, तो कुछ सर्विसेज आते हैं, रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, फ्यू सर्विसेज, देन आपका पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट्स एंड ये होते हैं, देन रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड देन रॉ मटेरियल। ये सबसे मिलकर क्या बनता है, ये आपका बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ये GVC रिलेटेड ट्रेड। तो ये हमारा पहले जो था 2010 में, ये था सिर्फ 62 करीब 62 बिलियन, और वो बढ़ के हो गया है 2022 में 233 बिलियन डॉलर। यानी इसका जो एक्सपोर्ट है नाउ इट इज अराउंड 233.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। तो एवरीवेयर वी कैन से कि एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग ऑन एवरी फ्रंट, वेदर इट्स गुड्स, वेदर इट्स सर्विसेज। अब जैसे लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है ये 750 बिलियन डॉलर को टच कर गया। अब 1000 बिलियन डॉलर जो है ये 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल के भीतर, मे बी बाय द एंड 2027 तक, हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो जाए। 1 ट्रिलियन का मतलब 1000 बिलियन। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट डिस्पाइट दैट वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके पीछे जो मेन 3 चीज़ें हैं जो इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, देन कोल एंड द गोल्ड। इन तीनों का इंपोर्ट इतना ज़्यादा है कि इसके कारण स्टिल आवर टोटल एक्सपोर्ट्स आर लैगिंग बिहाइंड टोटल इंपोर्ट, लीडिंग टू करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वहाँ भी हम लोग कोशिश करें।
उसके बाद अगला जो अचीवमेंट है कि इस बार जो है जो FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट 4 कंट्री के साथ, देखिए हमने क्या किया है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है हाल फिलहाल के वर्षों में। ये पिछले साल नहीं बल्कि सबसे पहला हमने साइन किया फरवरी 2021 में मॉरिशस के साथ, 2021 में मॉरिशस के साथ, देन फरवरी 2022 में UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट, देन 2022 के अप्रैल में हमने साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद मार्च 2024 में इसी साल हमने साइन किया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एक तरह से यूरोपियन यूनियन के कुछ जो है कंट्री। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बात होती है कि हम लोग फ्री ट्रेड करें। अब ट्रेड फ्री होगा तो क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कस्टम ड्यूटी, मेनली इंपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाती है सरकारें तो फिर क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट जो है फ्रीली नहीं होगा। तो वन ऑफ द क्लॉज क्या होता है कि फ्री ट्रेड के लिए ज़रूरी है कि दोनों देश हैं अपने देश में आने वाले जो वस्तुएं हैं उन पे टैक्स का रेट क्या करे, कम रखे, जिससे कि गुड्स का मूवमेंट कैन बी मेड मोर फ्रीली। तो ये FTA का पर्पस क्या है, तो हम लोग जो है बायलैटरल बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री टू कंट्री हम लोग अपने एक्सपोर्ट को और ट्रेड को क्या करें, बढ़ाएं, सो दैट वी कैन गेट द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एक्सपोर्ट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद जो है अब इंडिया की बात करें, भारत के लिए फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है NRI। पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, NRI रेमिटेंसेस, पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ मिले या ना मिले भारतीय मिल जाएंगे। तो दे आर वर्किंग देयर, रेमिटेंसेस, ठीक है, दे आर वर्किंग देयर, दे आर अर्निंग देयर, तो दे आर रेमिटिंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। और जब भी वो रेमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है। अब ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। तो 2023 में भारत ने टोटल जो रेमिटेंस प्राप्त किया वो 120 बिलियन अमेरिकन डॉलर। देखिए, इट्स अ मैसिव, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो दूसरी रैंकिंग है उसका नाम है कंट्री का मेक्सिको। मेक्सिको में से प्राप्त हुआ 66 यानी 66 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी तकरीबन आधा। और तीसरा नंबर चाइना का है, वो चाइना ने सिर्फ 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर रिसीव किया। मैं इंडिया और चाइना की बात करूं, चाइना का 50 और इंडिया का 120। एक समय था, ये हार्डली 10 साल पुरानी बात है, कि भारत और चाइना नेक टू नेक थे। मुझे वो डेटा भी याद है कि भारत में रेमिटेंस आया 21.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर और चाइना में 21.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ऑलमोस्ट टचिंग। लेकिन अब आप देखें, चाइना और इंडिया के बीच बहुत गैप है। इनफैक्ट चाइना रैंकिंग इज थर्ड। उसके बाद चौथा जो है उसका नाम है फिलीपींस, उसका शेयर है, उसका जो रेमिटेंसेज है वो है 39 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और फिफ्थ में सरप्राइजिंगली जो कंट्री है पाकिस्तान, उसका रेमिटेंसेज है तकरीबन 27 बिलियन अमेरिकन डॉलर। लेकिन पाकिस्तान का जो रेमिटेंसेज है मेनली दे आर कमिंग फ्रॉम द गल्फ, क्योंकि गल्फ में मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पीपल दे आर वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स एंड अदर्स, सो दे आर रेमिटिंग देयर। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इट इज़ अ वेरी बिग इन द सेंस कि पाकिस्तान का राइट नाउ द रिजर्व जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सिर्फ 12 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ जो है ये हमारी रैंकिंग, एंड वी आर होपिंग कि हर एक अगले साल जो रेमिटेंसेस जो भारत में आ रहे हैं, भारत के NRI के द्वारा वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब बात करें विदेशी मुद्रा भंडार। अब विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जब ये सर्वे आया था 23 जुलाई को बजट आया था, एक दिन पहले सर्वे आया था, तो उसमें बताया गया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो तकरीबन हो गया है 653 बिलियन डॉलर, यानी फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार ये बढ़ के हो गया है 653 बिलियन अमेरिकन डॉलर। लेकिन ये 1-1.5 महीना पुरानी बात है, और ये जो रिजर्व है इट इज सफिशिएंट एज पर द सर्वे फॉर 10 months इंपोर्ट रिक्वायरमेंट, यानी 10 महीने के आयात के लिए ये पर्याप्त है। लेकिन जब अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
तो अभी हमारा जो लास्ट वीक जो आरबीआई ने डाटा रिलीज किया है ये बढ़ के हो गया है 684 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी बहुत ज़्यादा 31 बिलियन डॉलर जो है से जम किया है 40 दिन के भीतर। तो अभी जो स्थिति है कि भारत में जो फॉरेन करेंसी है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है। और भी कारण है, जैसे गोल्ड के प्राइस का बढ़ना, क्योंकि गोल्ड इज द ओनली मेटल, गोल्ड एकमात्र मेटल है जो विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। और आरबीआई का जो गोल्ड का रिजर्व है क्वांटिटी में वो है आज के डेट में 822 मेट्रिक टन, 822 मेट्रिक टन, और क्वांटिटी रिमेनिंग सेम। लेकिन रिसेंट टाइम में देखोगे गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा बढ़ रहा है, तो जो आरबीआई का गोल्ड का रिजर्व है उसका वैल्यू क्या हो गया, वो भी बढ़ गया, तो भारत का ओवरऑल रिजर्व बढ़ गया। तो बहुत से कारण है, आपने कभी पढ़ा होगा ये सब चीज़ें रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉरेक्स। उसके बाद हमारा जो ग्रोइंग कंसर्न था दैट वाज एक्सटर्नल डेप्ट। दो तरह के लोन होते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट और इंटरनल डेप्ट। एक्सटर्नल डेप्ट यानी लोन जो हम इंडिया के बाहर से लेते हैं, मे बी फ्रॉम सम डेवलप कंट्री, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो लोन लिए जाते हैं दे आर टेकन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हम उसका पेमेंट भी करेंगे और इंटरेस्ट के साथ भी, वो दोनों फॉरेन करेंसी में यानी डॉलर में। और दूसरा जो लोन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल बोरिंग, जिसको आप पढ़ते होंगे बाजार सुधारीकरण, जहाँ पे सरकारें, भारत सरकार भी बिल और बॉन्ड को जारी करती है और उसे हम लोग रुपए में खरीदते हैं। तो दैट इज इंटरनल। मेजर कंसर्न एक्सटर्नल फ्रंट पे कि एक्सटर्नल बोरिंग। तो एक्सटर्नल जो हमारे ऊपर लोन है वो आज भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि पास्ट में कम से कम 51 से 91 शुरू के 40 साल इंडिया का जो पॉलिसी था, मेनली आवर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वाज एक्सटर्नल डेप्ट, और उस दौरान हमने बहुत ज़्यादा लोन लिया। ठीक है, ये पॉलिसी 91 में हमने छोड़ दी, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा बहुत तो लोन धरता ही है। तो ये आज भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अब उनका अमाउंट कम हो गया है। वो तकरीबन अभी जो है वो जीडीपी का एक्सटर्नल डेप्ट इट इज बेसिकली 18.7% ऑफ जीडीपी। इट्स अ हाईली मैनेजेबल, यानी 18.7 जो है ये मैनेजेबल है, क्योंकि हमारे पास जीडीपी बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। तो नो नीड टू वरी। अब बात करें अगर इंटरनल डेप्ट यानी जो देश के भीतर, ये इस चैप्टर से इसका लेना देना नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। ये तकरीबन जो है ये है 63% ऑफ जीडीपी, 63% ऑफ जीडीपी। तो ये अगर जोड़ दो तो तकरीबन जो है हमारा टोटल डेप्ट जो है इट इज अराउंड 82% ऑफ जीडीपी, 82% ऑफ जीडीपी, जिसको हम लोग शो करते हैं किस से, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। अब हमारा जो टोटल डेप्ट है वो हमारे जीडीपी का 82% के आसपास है। अब जीडीपी 3.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, उसका 82% निकाल लो। ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 77% शुड बी द लाइन, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वी हैव क्रॉस द लिमिट। उसके पीछे कारण ये है कि 2 साल जो लॉकडाउन का समय रहा, तो गवर्नमेंट की जो अपनी कमाई है टैक्स और नॉन टैक्स, वो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपने बजट को नहीं कम किया। बजट ऑफ इंडिया केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली जो बोरिंग का योगदान है वो दिन पर दिन बढ़ता गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्हेन जीडीपी इज एक्सपैंडिंग द रेशियो इज गोइंग टू कम डाउन। तो ये 82% जो लक्ष्मण रेखा कह लो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जब हम बाकी देशों की बात करें तो उनका मोर देन 100% है। और आज का ही न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जैसे अमेरिका के ऊपर टोटल जो बोरिंग का है वो है 35.35 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी 35.35 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, और उनका जीडीपी है 27 ट्रिलियन, यानी मोर देन 100%। चाइना का 350%, चाइना की कहानी खत्म हो चुकी है। अब आज का रिपोर्ट है कि अमेरिका का जब वो बोरो करेंगे तो स्वाभाविक है ब्याज भी देंगे, तो उनका जो ब्याज है इस साल वो 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को क्रॉस कर गया। 1 ट्रिलियन होता है कितना, तो 1000 बिलियन डॉलर। इट्स अ मैसिव। और उनका पूरा डिफेंस का बजट है तकरीबन 700 बिलियन डॉलर, यानी अमेरिका के ऊपर जो इंटरेस्ट का बोझ है वो उसके डिफेंस के बजट से ज़्यादा है, जबकि डिफेंस का बजट भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये जो है, इसलिए बड़े बड़े लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि बहुत ही तेजी के साथ अमेरिका बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, यानी दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड रिगार्डिंग बेसिकली पर्टिकुलरली द वेस्टर्न वर्ल्ड। जितने भी डेवलप कंट्री थे, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो आवर इकोनॉमी हैज शोन मोर रेजिलेंस। एवरी पैरामीटर इज लुकिंग विद इन द रेंज एंड यस, नो नीड टू वरी, जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो ये हमारा जो है एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, ये बहुत ही बेहतर है। तो जो इंडिकेटर्स हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, ऑल दे हैव इंप्रूव्ड एंड ऑल दे आर इंप्रूविंग। तो ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? 4 था। अब हम आए, ठीक है, चैप्टर 5, मीडियम टर्म आउटलुक। मीडियम, ठीक है, टर्म आउटलुक। अब ये क्या है, देखो, मीडियम टर्म आउटलुक। ये हमारा जो अगला 25 साल है, 2022 से लेके 2047 तक, ये जो 25 साल का पीरियड है, इसको डिक्लेयर किया गया है अमृतकाल। अमृतकाल आपने सुना होगा। और 2047 तक हमें क्या करना है? डेवलप कंट्री बन जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो आखिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको डिस्कस किया गया है। और वो कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे फोकस करना है, वो कौन कौन सा क्षेत्र है जिसको आगे से फ्रंट से लीड करना है। तो उसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, यानी फर्स्ट पॉइंट है, अमृतकाल के दौरान अगर हम चाहते हैं कि भारत विकसित देश हो, तो पहला जो है आपका, वो है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़े, जिसमें हमने बजट में पढ़ा था, मैसिव इंप्रूवमेंट है। तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज टू इंक्रीज। सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का रोल बहुत क्रिटिकल है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि हर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता है और हर एक व्यक्ति टाटा बिरला नहीं हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे जो काम हो सकता है। एंड वी आर ट्राइंग टू मूव आवर कंट्री फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए एमएसएमई इज द की, बिकॉज एमएसएमई का जो रोजगार के अवसर क्रिएट करने में ये सबसे ज़्यादा सक्षम है। तो एमएसएमई हमारे यूथ के लिए टू क्रिएट जॉब्स, व्हेन आई से जॉब, इट्स नॉट वेज एम्प्लॉयमेंट, इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वेज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एमएसएमई को क्या करना होगा? आगे से लीड करना पड़ेगा। थर्ड जो ड्राइविंग फोर्स होगा, तीसरा, वो आपका जो है एग्रीकल्चर को कहा गया है ग्रोथ ऑफ इंजन। दिस इज अ बिग पॉइंट, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर ओवरऑल देखें तो इट हैज बीन अ नेग्लेक्टेड सेक्टर, यानी इसको केयर नहीं किया गया। थोड़ा मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा कि जैसे 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म का काम शुरू हुआ, आर्थिक सुधार, वेरी गुड, एलपीजी मॉडल, पीपीपी मॉडल, डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आया। बट द डार्केस्ट साइड ऑफ दैट मॉडल, इट कंप्लीटली इग्नोर्ड इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। और भारत जैसे इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर को, जो कि अभी भी बैकबोन है, 2/3 जनसंख्या गांव में रहती है, एग्रीकल्चर को इग्नोर करके आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो। अगर एग्रीकल्चर नीचे आ गया तो फिर बाकी दोनों सेक्टर को भी क्या करेगा? पीछे छोड़ देगा। और आप देख रहे हो कि भारत का जो एग्रीकल्चर है आज वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फसल खराब हो, किसान मारा गया, फसल बहुत अच्छा हो, किसान मारा गया। तो किसान करे तो क्या करे? तो दैट्स व्हाई सरकार की पॉलिसियां तो हैं, बहुत सारी है, बट इट सीम्स दे आर ओनली ऑन पेपर। पेपर पे सब कुछ सही है, ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। तो नाउ वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, और हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बड़े स्तर पे, अगर हम वर्ड यूज करें, वी डेस्परेटली नीड एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। अब इसे जो है इंजन का मतलब क्या हुआ? कभी कभी आप सुनते होंगे कि ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। अब एग्रीकल्चर को कहा जा रहा है इंजन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इंडिया अमृतकाल के अंत तक विकसित होगा, उसमें फ्रंट से कौन लीड करेगा? तो फ्रंट से लीड करेगा कौन? एग्रीकल्चर। अब ये कंसेप्ट कहां से आया, इंजन ऑफ ग्रोथ? अब जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, तो ट्रेन में 2 पार्ट होते हैं।
एक बोगी एक इंजन, तो बोगी इंजन को फॉलो करता है, यानी बोगी की स्पीड और जो डायरेक्शन है वो इंजन तय करेगा, और वही इंजन का काम किसको करना है? एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाकी सेक्टर भी क्या होंगे? उसी तेजी से बढ़ेंगे। एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ इज द की। देखते हैं सरकार की पॉलिसी, कुछ तो बजट में उपाय किए गए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कदम उठाया गया है कि बिल्डिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप। अब ये बिल्डिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप क्या है? लिटरेसी रेट तो बहुत है, बट द प्रॉब्लम विथ इंडिया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, यानी हमारा जो है डिग्री वाली जो पढ़ाई है उसको लेकर के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया सकता है। यानी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलाव कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम एजुकेशन की बात करें, वो ऐसा हो कि उसका इस्तेमाल करके हम अपने लिए रोजगार के अवसर क्रिएट कर सके। व्हेन आई से रोजगार डजंट मीन वेज एम्प्लॉयमेंट, आई मीन टू से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वी हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और इसलिए गवर्नमेंट इसको फोकस कर रही है। तो एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगा, और इस तरह के एजुकेशन को प्रमोट करने से कोई भी काम अगर आप छोटा मोटा सीख लो, स्किल डेवलपमेंट अगर करोगे, तो फिर उसे आप अपने लिए रोजगार के अवसर, जैसे देखते होगे वोकेशनल स्टडीज होते हैं, कोई भी काम सीख लो, मुर्गी पालन सीख लो, फिशरीज सीख लो, प्लांटेशन सीख लो। यूजिंग दीज स्किल्स नॉलेज यू कैन से क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ। सो ये जो गैप है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में जो बहुत ज़्यादा है, वो गैप हमें कम करना है। एंड फाइनल लाइन, द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू इंक्रीज। इट्स अ गुड मेथड। तो इसी का पार्ट अगर कहोगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी द ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी ऑफ इंडिया इज हैव टू बी इम्प्रूव, और लेबर क्लास यूथ दे हैव टू बी मेड मोर स्किलफुल। उसकी बात की गई है। उसके बाद जो है बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेट, ये एक बड़ी समस्या रही है, और आगे देखो क्या होता है। अब हमारे कंट्री में 28 स्टेट हैं। 91 में रिफॉर्म शुरू हुआ, और आप पढ़ते होंगे कि इंडिया बिकेम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आ गई। तो ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन व्हेन वी एनालाइज द डेटा, हम यही देखते हैं कि जितना भी एफडीआई हुआ है सिर्फ 7 से 8 स्टेट तक ही सीमित रह गया है, सिर्फ 7, और बाकी 16-17 स्टेट में एफडीआई की शुरुआत नहीं हुई है। नॉट ओनली फॉरेन कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने बड़े इंडस्ट्री इन्हीं 7 राज्यों में लगाए। एंड दीज स्टेट्स दे हैव बिकम प्रोडक्शन स्टेट, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट दे कैन बी कॉल्ड कंजम्पशन। अब रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, दे डोंट प्रोड्यूस, ओनली दे कंज्यूम। दे हैव फेल्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी बिल्डिंग। आज भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बट वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस, क्योंकि सारा प्रोडक्शन का जो बर्डन है इस 7 से 8 स्टेट के ऊपर है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, XYZ। द रेस्ट ऑफ द स्टेट दे आर ओनली कंज्यूमिंग। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि वहां भी प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कि वी कैन मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड एंड मोर ओवर जनरेट सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट की बनानी है। किस स्टेट की? जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल बिहार की बात करें, वी कैन नॉट से अ बिग इंडस्ट्री इन बिहार। मे बी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के वही हाल है। थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर नाउ। उत्तर प्रदेश, तो ये सारे हमारे कंजम्पशन, केरला एज वेल, साउथ में चले जाओ। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इंडिया में प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन स्टेट को भी किस में कन्वर्ट करें? प्रोडक्शन स्टेट में। उसके बाद जो है, जो लास्ट हमारा है यानी 6th है, वो है आपका फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन। अब ये ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन वर्ड बार बार आ रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ। अब ये क्या है? अब अभी भारत में बदलाव का दौर है, ट्रांजिशन है। तो इन ऑर्डर टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, what we are doing, we are exploiting our existing resources at a very very fast rate, and moreover damaging the environment. लोग नॉर्मली यही मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। ये आप देख ही सकते हो
कि ग्रोथ के कारण या हाई स्पीड में ग्रोथ के कारण हमने इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत कहता है कि हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हम ग्रीन ग्रोथ की बात करें कि एक ऐसा ग्रोथ जो भारत के इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। कार्बन एमिशन की बात आप पढ़ते होंगे, तो हमारा टारगेट है कि बाय 2070 में इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो जीरो पे आ जाए। इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो ग्रीन ट्रांजिशन की बात करें तो इसी से रिलेटेड आपका जो अगला चैप्टर है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। तो दीज 6 आर गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स। इस 6 एरिया पे काम करना है और कलेक्टिवली दीज 6 एरियाज विल हेल्प द कंट्री टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। तो ये हमारा जो है मीडियम टर्म आउटलुक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 6, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। अब ये बेसिकली मेरे सब्जेक्ट का तो चीज़ है नहीं, इसलिए इस टॉपिक से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे समझ से भी बाहर का चीज़ है। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक एप्लीकेशन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओनली फ्यू आर देयर। अब जैसे कहा जाता है कि एनर्जी दैट इज द की। एनर्जी क्राइसिस मतलब क्राइसिस ऑफ एवरीथिंग, और एनर्जी को लेकर के पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, तेल का खेल है। तो एनर्जी की बात करें और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि हमारा टारगेट है ग्रीन इंडिया, यानी ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल जो मेजर्स जो लिए गए हैं सरकार के द्वारा, यानी वित्तीय उपाय, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया 16,000 करोड़ रुपए का। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होते हैं? ये जारी हुआ 16,000 करोड़, 16,000 करोड़। जो बॉन्ड इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड जारी करता है उसका पर्पस क्या होता है? लोन लेना। और जो बॉन्ड खरीदता है वो उसने लोन दिया है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। अब सोवरेन किसको कहते हैं? तो बॉन्ड्स आर इशूड बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सारी सरकारें बॉन्ड जारी करती हैं। तो बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड सोवरेन बॉन्ड। सोवरेन बॉन्ड का मतलब कि ये बॉन्ड सरकार ने जारी किया है। अब ये जो है नाम ही है, इसका मकसद क्या होगा? नाम है ग्रीन बॉन्ड, यानी किसी खास पर्पज से सरकार लोन ले रही है। अब इसका पैसा जो है कहां पे इन्वेस्ट होगा? तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, यानी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वहीं पे इस पैसे को खर्च किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे इसको यूज किया जाएगा। तो एक ये अच्छा कदम है कि ग्रीन बॉन्ड का जो पैसा है वो सिर्फ खास पर्पस से इस्तेमाल होगा। एंड पर्पस है सेट कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहीं पे उस पैसे को खर्च किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावे आरबीआई ने भी पार्टिसिपेट किया है और बैंकों को परमिशन दिया है कि एक अलग तरह का डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब पता है आपको, जमा। अब ये जो है इस स्कीम के तहत हम और आप जो पैसा जमा करेंगे तो बैंक उस पैसे को हर एक पर्पस के लिए लोन नहीं दे पाएगी। ये बैंक लोन देगी उसी पर्पस से, उसी प्रोजेक्ट के पे लोन देगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यानी इस अकाउंट में अगर जमा होगा तो उसका पैसा, वही मैंने कहा, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट हैं उस पर्पस से यूज होगा। ये भी गुड इनिशिएटिव है एंड रिस्पॉन्स इज गुड। उसके बाद आपने सुना होगा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, नेक्स्ट आपका जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें, ये 2023 में लॉन्च हुआ। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GC। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर एक चीज तो सरकार नहीं करेगी, लोगों का भी तो योगदान होना चाहिए। यानी एक तरह का मार्केट बेस्ड स्कीम है जिसमें वॉलंटरीली
यानी इच्छापूर्वक लोग हो गए, संस्थाएं हो गए और जो भी हैं भारत के, वो आगे बढ़ें और भारत को क्या करें, पॉल्यूशन से मुक्त करें। यानी ग्रीन को क्या करें, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इन्वायरमेंट का लो, उसको प्रमोट करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल भारत में पेड़ कट रहा है तो पेड़ लगाने की बात हो रही, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन का काम जो है, क्या हम इंडिविजुअल के नाते भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम प्लान करें कि साल में इस दिन जो हमारे लिए स्पेसिस है, उस दिन हम क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे, तो वॉलंटरली हम लोग आगे बढ़े हैं, तो भारत में क्या होगा, प्लांटेशन क्या होगा, प्रमोट होगा। एक तरह का लोगों का आह्वान करना ये प्राइम मिनिस्टर का था कि आप भी आगे बढ़ें और सरकार के साथ हाथ मिला के चलें, जिससे भारत को ग्रीन ग्रोथ को प्राप्त करने में आसानी होगी। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। तो ये तीन जो है ले दे के वही है कि भारत किसकी बात कर रहा है। अब भारत सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है, भारत क्वालिटी ग्रोथ की बात कर रहा है, भारत ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है। और भारत अब मानता है कि ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के ग्रोथ करते हैं, दैट ग्रोथ बिकम्स मीनिंगलेस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको प्राप्त करने में लंबा समय लगेगा और साथ साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ के सपोर्ट करना होगा। तो ये जो था एरिया वो मेरे काम का था, तो वो मैंने इसे बता दिया। बाकी जो इस चैप्टर में आप खुद पढ़ेंगे या आपके जो अदर टीचर्स हैं जो साइंस इस तरह के टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द चैप्टर 7। चैप्टर 7 तो मेन ये चैप्टर 7, अब उसका नाम है आपका सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर, सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो कहा जाता है सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। यही सीक्वेंस होता है किसी के कंट्री के डेवलपमेंट का। फर्स्टली सोशल रिफॉर्म, तो हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें मेनली दो ही आता है, एजुकेशन एंड हेल्थ। सोशल रिफॉर्म विल लीड टू पॉलिटिकल रिफॉर्म, और ये रिफॉर्म जब दोनों हो जाएं तब कंट्री को अंत में किस पे जाना चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म। दैट नेवर हैपन इन इंडिया। इंडिया स्ट्रेट अवे वेंट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 91, इग्नोरिंग दीज टू। वही कारण है कि कंट्री तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो कंट्री के भीतर जो प्रॉब्लम थे वो पहले से बढ़ गए। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जो सोशल इंडिकेटर हैं जिसमें मेन दो है, हेल्थ एंड एजुकेशन, उस पर बात की गई है। और वहाँ भी सर्वे में जो है बताया गया है कि एक एक पैरामीटर, ये बेसिकली फैक्चुअल है, डाटाबेस है, ठीक है। तो उसको जो मैं बिना डाटा के भी बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि हर एक इंडिकेटर ही शो करता है कि हमारा वहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर है। सबसे पहला जो सरकार ने कहा है कि जो जिस ग्रोथ की हम बात करते हैं, ग्रोथ इज नॉट एन एंड, ये एक मीन्स है। यानी ग्रोथ अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और ग्रोथ एक मीन्स है टू गेट द एंड। और एंड इज व्हाट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे क्वालिटेटिव चेंजेस को भी इंक्लूड करता है। ग्रोथ प्योरली क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, प्रोडक्शन बढ़ा के नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिव चेंजेस को क्या हमने क्वालिटेटिव चेंजेस में कन्वर्ट किया, उसके लिए जरूरी है डेवलपमेंट, यानी तभी डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मे बी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस, यानी गुणात्मक बदलाव। अब जैसे ग्रोथ के बाद क्या हुआ, आय की असमानता कम हो गई, तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट का साइन है। हमारा जो पॉल्यूशन फ्री पॉल्यूशन से मुक्त हो गया हमारा शहर, ये भी डेवलपमेंट है। लोगों के को बेहतर हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी मिला, ये भी डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट इज बेसिकली अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। ग्रोथ इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, एंड दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज द एंड, ग्रोथ इज मीन्स। ग्रोथ है तो जरूरी नहीं है डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है। तो हम लोग अभी तक किसको फोकस कर रहे थे, ओनली ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट 8%, बट ग्रोथ एक ऐसा वर्ड है वो अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है, बिकॉज इट इज प्योरली
quantitative. Let us convert development into let us convert growth into development. For that we need to change, ठीक है, many things. तो वहां पे उसकी बात कर रहा है कि ग्रोथ से अब हम कहां बढ़े, धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ. बहुत हो गया ग्रोथ की कहानी, और 33 साल हो गए रिफॉर्म को, ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, फिर भी हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं आज भी वहीं के वहीं हैं. तो ग्रेजुअली वी हैव टू मूव फ्रॉम ग्रोथ टू डेवलपमेंट. वी हैव गॉट 25 ईयर्स, जिसमें 2 साल भी चुका है. इसके लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जरूरी है, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस जरूरी है, इसके लिए इकोनॉमी का प्रोग्रेस जरूरी है, और इसके लिए जो सोसाइटी है उसका प्रोग्रेस जरूरी है, जिसमें 2 आपको मैंने कहा, हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके, लेट अस सी. अब कहा जाता है गवर्नमेंट ने अपने आप को एज्यूम किया है वेलफेयर स्टेट, पता ही होगा. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का अप्रोच होता है वेलफेयर अप्रोच. दैट्स गुड. लेकिन अब गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट कहती है वी आर गोइंग फॉर न्यू वेलफेयर अप्रोच. अब ये क्या है? न्यू वेलफेयर अप्रोच. न्यू वेलफेयर अप्रोच. ठीक है. अब टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे चेंजेज आए. गवर्नमेंट कहती है कि इंपैक्ट पर रुपी को बढ़ाना. ये शायद हमने पहले डिस्कस किया था. क्योंकि पहले क्या था, जो लीकेज बहुत ज्यादा था, कि गवर्नमेंट जो गरीबों के लिए, जो नीडी के लिए स्कीम चलाती थी, फंडिंग करती थी, तो दे वर नॉट रीचिंग द रियल बेनिफिशियरी, या पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम हो जाता था. एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वो जो लीकेज है वो खत्म हो गया है. ऐसा अंडर डीबीटी, डायरेक्टली मनी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द रियल बेनिफिशियरी. तो 1 रुपए का जो इम्पैक्ट है वो पहले से ज्यादा है. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया जारी करती थी तो रियल बेनिफिशियरी को 15 पैसे मिलते थे. अब पूरा का पूरा 1 रुपया जो है पहुंचता है. तो जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट जो 1 रुपया स्पेंड करी है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो पहले से ज्यादा होगा. दिस इज द अप्रोच. ठीक है, इम्पैक्ट, ठीक है, पर रुपी. और ये संभव हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार, मोबाइल, डीबीटी स्कीम, यू नो. उसके बाद जो है वर्ड आता है गवर्नेंस. टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल हम हर एक जगह कर सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी. तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है. और सबसे जो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नेंस, जब तक प्रॉपर गवर्नेंस नहीं होगा, इम्पैक्ट ऑफ रुपी कैन नॉट बी इंक्रीज. द बेनिफिट इज नॉट गोइंग टू गो टू द पॉकेट्स ऑफ द रियल पीपल, रियल बेनिफिशियरी. तो इसलिए उसके बाद गवर्नमेंट का इस बार फोकस है कि रूरल गवर्नेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. यानी गवर्नेंस की बात तो कर रहा है, लेकिन जो स्पेशल फोकस किस पे दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के गवर्नेंस पे. क्योंकि 2/3 लोग आज भी जो है गरीबी रेखा से नीचे है. ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ज्यादातर लोग दे बिलोंग टू रूरल एरिया. तो उनके लिए जो कहा है कि रूरल गवर्नेंस हैज बिकम वेरी सिग्निफिकेंट. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चला है, उसकी चर्चा की गई है, और गवर्नमेंट ने कंक्लूड किया है कि रूरल गवर्नेंस की जो क्वालिटी है इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. अब गवर्नमेंट के जो कुछ स्कीम्स हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, ई ग्राम स्वराज. ई ग्राम स्वराज. उसके बाद आपने पढ़ा होगा स्वामित्व. उसके बाद सुना होगा भू आधार स्कीम. ये सारे जो हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से लिंक हैं. तो गवर्नेंस, रूरल गवर्नेंस, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर गई है, अच्छी बात है. उसके बाद जो है गवर्नमेंट का कहना है कि जो गवर्नमेंट का जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है वो करीब 12.8% से बढ़ा है. और वो भी कौन सा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, यानी 12.8% से गवर्नमेंट का जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बढ़ा है. यानी गवर्नमेंट का जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर है हर एक अगले साल क्या हो रहा है, न सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि उसका इंपैक्ट भी पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है. और यही कारण है पिछले 10 साल में भारत ने करीब 240 मिलियन यानी 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठा लिया. और IMF के रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो लोग बड़ी मुश्किल से 2 टाइम खाना भी खा पाते हैं, तो उनका जो रेशियो है ये 1% से भी कम आ गया, कम. तो वी आर होपिंग कि जो भी बचे हुए लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं,
वो कम से कम 2047 तक वो गरीबी रेखा को क्रॉस कर जाए। बट फॉर दैट सपोर्ट हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ही क्रिटिकल है। आप ठीक है प्राइवेटाइजेशन की बात करें, निजीकरण की बात करें, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर दे आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु रिमेन एक्सक्लूडेड। जो पीछे छूट गए प्राइवेट सेक्टर उनकी बात नहीं करता है। प्राइवेट सेक्टर उनको साथ में लेके चलेगा दोज हु आर ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड जिनके जेब में पैसा है। तो दोज हु रिमेन एक्सक्लूडेड, तो उसको कौन केयर करेगा? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का रोल अभी भी बहुत क्रिटिकल है और गवर्नमेंट ने इसलिए बहुत सारे स्कीम शुरू किए हैं। एंड यस, गवर्नमेंट्स अप्रोच नाउ इट हैज बिकम मोर फोकस्ड। अब जरा देखें, उसके बाद गवर्नमेंट कहता है जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता को मापने के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ोगे तो एक नाम सुना होगा गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट उसका इस्तेमाल, ये मैथमेटिकल चीज़ है, ग्राफ के थ्रू और मैथमेटिक्स यूज करके। तो गिनी कोफिशिएंट जो है ये बताता है इनइक्वालिटी का स्तर, यानी असमानता ज़्यादा है या असमानता कम है। पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सर्वे कहता है कि वहाँ भी आपका जो है असमानता कम हुआ है। जो गिनी कोफिशिएंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम 0। अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र में है पहले कितना था? 0.283, यानी एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो कम जो अच्छा माना गया। तो पहले था कितना? 0.283 और अब घट के आ गया है 0.266। तो यानी असमानता कम हुई ग्रामीण क्षेत्र। शहर के बारे में भी सेम रिपोर्ट कहा गया है कि शहर में असमानता जो है पहले कितनी थी, गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू कितना था? तो पहले था 0.363 और अब वो घट के आ गया है 0.314। यानी गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके सरकार ने बताया है कि जो असमानता चाहे शहर में है चाहे गांव में, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ठीक है, ये भी एक तरह से अच्छी बात है। उसके बाद जो है जो हेल्थ की बात करें तो तकरीबन 34.7 करोड़ यानी तकरीबन 35 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट किया गया है। यानी 35 करोड़ लोगों के लिए, यानी कि सरकार उनको इसके दायरे में लेके आई है जिससे उनको बेहतर फैसिलिटी मिले और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आयुष्मान भारत। और उसके तहत जो है पूरा रिपोर्ट है कि जो कार्ड का इस्तेमाल करके जो हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है वो संख्या है 7.37 करोड़। यानी इतने लोगों ने इसका फायदा उठाया। और मेनली बेनिफिशियरी कौन होते हैं? बेनिफिशियरी जो है वही होते हैं जिनके जेब में पैसा नहीं है। तो ये भी एक तरह से सराहनीय कदम है। एक चीज जो एड्रेस किया गया है कि भारत में एक समस्या जो आ रही है वो आ रही है मेंटल हेल्थ की। मानसिक जो है बीमारी जो है ये बढ़ती जा रही है। अब शहरीकरण हो रहा है। पुराना समय था, गांव का लाइफ था, परिवार में आपस में बॉन्डिंग थी। अब लाइफ इतना फास्ट हो गया है कि इंसान को अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, दूसरा छोड़ दो। तो पैसे तो लोगों ने कमा लिए, लेकिन अब आइसोलेशन हो गया, मशीन की तरह काम करता है। इसलिए ये जो है मानसिक जो कहा जाता है डिप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और नतीजा आप देख रहे हो। तो ये जो मेंटल जो कहा जाता है प्रॉब्लम लोगों के साथ, ये भारत में बढ़ता जा रहा है। तो इसे जो है अलग से टैकल करने की कोशिश की गई है। अब इसके लिए जो है इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हम बात करें फीमेल की। जो भारत में एक समय था कि जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ज़्यादा, यानी पर 1000 मेल जो फीमेल की संख्या वो काफ़ी कम होती थी। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कुछ स्टेट में तो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो है ये इंप्रूव किया है। पहले 1000 व्यक्ति पे 918 व्यक्ति, मतलब पुरुष पे 918 जो है फीमेल थी। अब उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 930, यानी ये कम हुआ है। ये भी एक क्या कहा जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो कहा जाए कि मॉर्टलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, तो वो पहले क्या था, हर एक 1 लाख पे 1 लाख बच्चे का अगर जन्म हुआ, ये बात है तकरीबन 2018 से 20 के बीच में, तो 1 लाख बच्चे का जन्म हुआ
उसमें 130 की मृत्यु हो जाती थी, हर एक 1 लाख पे 130। अब वो घट के हो गया है 97। तो यहाँ भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, जो एक इंडिकेशन है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बेहतर काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, यानी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। उसके पीछे सरकार ने जो कारण बताया कि बहुत या कुछ जो है फोकस प्रोग्राम सरकार लेके आई है। अब जैसे नाम आपको पता होगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना है, देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, पीएम मातृ वंदना योजना है। तो ये सारे जो है चलाए गए हैं, और चूंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले से बेहतर हो रहा है तो इसलिए जो मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो है सरकार एक स्कीम लेके आई थी पहले कि एजुकेशन से रिलेटेड, कि पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी और पढ़ाई भी, यानी पढ़ाई के साथ साथ पोषण भी। तो इसको जो है हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस सरकार ने क्लेम किया है कि आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी वहाँ पे पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट है। और आने वाले समय पे गवर्नमेंट इसको और बेहतर करेगी, और बेहतर करेगी। इसके अलावे अगर हम देखें तो जो हायर एजुकेशन इनरोलमेंट, एक तो बेसिक एजुकेशन होता है, तो ठीक है बेसिक एजुकेशन में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन चौथी पाँचवीं पे पास करके वो मुक्त हो जाते हैं पढ़ाई से। अब उसके बाद अगला आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो मेरे ख्याल से जहाँ तक पुराने समय में क्लास 5 तक बेसिक होता था, और या क्लास 5 से हाई स्कूल हो जाता था। तो हायर एजुकेशन का जो इनरोलमेंट था वो कम था, जो अब बढ़ के पिछले साल हो गया करीब 4.33 लाख करोड़। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। यानी हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट हुआ है, एडमिशन हुआ है, वो आपका 4.33 लाख करोड़। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे ये जो बढ़ा है उसके पीछे जो मेन फैक्टर क्या है, तो ये जो इनरोलमेंट की संख्या है ये SC ST और OBC में ज़्यादा है। यानी जो हमारे पिछड़े हुए लोग थे जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की सरकार बात करी है, तो अब वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं और हायर एजुकेशन में उनका इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत का जो ओवरऑल हायर एजुकेशन के या हाई स्कूल का जो इनरोलमेंट नंबर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये भी एक क्या कहा जाए बेहतर है। उसके बाद जो है सरकार का कहना है कि करीब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार खर्च करी दोनों में, और अभी जो है नए प्रोग्राम लेकर के आएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा की मात्रा बढ़ेगी, और सबसे मेन चीज़ है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, बढ़ाई जाएगी, जिससे कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों क्षेत्र की क्वालिटी को क्या किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए रिसर्च प्रोग्राम आने वाले हैं। अब जैसे भारत ने जो है अभी लॉन्च तो कर दिया है सर्वे के मुताबिक, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसका नाम है अनुसंधान, जिसका जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है या मेंटेन किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें साफ साफ लिखता है कि जितने भी सरकार की पॉलिसी हैं सबका एक ही उद्देश्य है, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे ही कंट्री की क्वालिटी डिपेंड करती है, और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी तभी डेवलप करेगी जब आप उस पर क्या करेंगे, दो एरिया पे मेन फोकस करेंगे, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट का जो सोशल के पेंशन स्कीम लेके आई, जैसे अटल पेंशन योजना, एक तो NPS आया, शायद आपको जानकारी हो कि पुराना जो पेंशन स्कीम था वो तो खत्म हो गया, उसके बदले आया NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। लेकिन लोग जो है पुराने वाले को बेहतर मानते हैं, कुछ लोग NPS को मानते हैं महज लॉलीपॉप। तो अब सरकार जो है एक और पेंशन योजना लेके भी आई है, और भी गरीब लोगों के लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे अटल पेंशन योजना। तो इस पे जो है सरकार का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। अभी मैं इस पे थोड़ा सा एक वर्ड और डिस्कस करूं कि जैसे मैंने कहा हेल्थ की बात करें, अभी चर्चे में है, जिस पे बहुत ब्रीफली सर्वे में चर्चा किया गया है, जैसे इंश्योरेंस। मैं सिर्फ अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। अब सरकार जो है
जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दायरे में लोग काम करते हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम लेके आ रही है, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आ रही है, उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड लेके आ गई, वो सब सही है। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि भारत के आम लोग अपना इंश्योरेंस खुद करवाएं। अगर मान लो अब मुझे आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला, मैं उसका हकदार नहीं हूं, तो मैं अपनी फैमिली और अपनी सुरक्षा के लिए मैंने खुद क्या किया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया। तो मैंने अपने और अपने परिवार के हेल्थ की सुरक्षा खुद की। तो क्या यही काम भारत के हर एक व्यक्ति खुद करे तो फिर जो है सरकार के सपोर्ट की जरूरत कम है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक तो इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम है वो महंगा है, यानी पॉलिसी महंगी है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरा, कंपनियां तो ठीक हैं, ऊपर से भारत सरकार इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी 18% जीएसटी लगा दिया, यानी और महंगा हो गया। अरे ये सब वो सारे क्षेत्र हैं जहां पे लोगों को पॉलिसी खरीदने के लिए आप इंसेंटिव दें। गरीब आदमी अगर मेडिक्लेम नहीं ले सकता है तो गवर्नमेंट क्या करे? कुछ पैसा गरीब पे करे, कुछ पैसा सरकार उसके ब्याह में। यहां उल्टा गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया, लोग परेशान हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। अभी हाल फिलहाल जो हमारे मंत्री साहब हैं गडकरी साहब, उन्होंने सीतारमण जी को लेटर लिखा कि ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको क्या कीजिए, आप कम कीजिए। अब एक मंत्री दूसरे मंत्री को लिख रहा है, तो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और अभी तक तय नहीं हो पाया पिछले 4 दिन में कि घटा के कितना लाया जाए। तो अभी जो है 5% पे आएगा, कुछ लोग कहते हैं 0 कर दो, कुछ लोग कहते हैं 18 कर दो। देखिए 18 है ही, सॉरी 12 कर दो। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि उसको 0% कर दे और कंपलसरी, जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस कंपलसरी होता है उसी तरह से मेडिक्लेम को भी कंपलसरी कर दे। और अगर गरीब आदमी जीएसटी को 0 कर दे, कोई टैक्स नहीं। अगर गरीब आदमी अगर वो इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकता है, उतनी उसमें क्षमता नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज किया जाए, यानी थोड़ा पैसा वो देगा और बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से भी आप अच्छे हेल्थ की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में भारत सरकार का भी कोई सोच नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी जितने भी सोशल इंडिकेटर हैं, ऑल दे आर सजेस्टिंग कि वी आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वहाँ सबसे मेन चीज़ है, इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी। वी नीड टू प्रोवाइड इंडियन पीपल better quality education and better medical facility. Medical field has to be made passion, not the business. ये भी बात है। तो यही सब चीज़ें हैं। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आज हमने 4 चैप्टर पढ़ा और इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ फास्ट ट्रैक मोड, और रिमेनिंग चैप्टर्स आई विल फिनिशिंग ओनली टुमारो सेम टाइम। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट।